कभी किसी व्यक्ति ने कहा हो कि पेंटिंग करके अपने बच्चों को कैसे पालोगे आप? बहुत बार कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, इवन मेरी फैमिली ने मुझे ज़्यादा कहा है कि इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, बच्चों को कैसे पाल पाएगी, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई नहीं, मैंने बच्चे भी पाल लिए और अभी खुद को भी पाल रही हूँ। सभी को मेरा बस एक ही रिस्पॉन्स रहता है कि भाई इतना कर लेती हो जिससे मेरा घर चल सके। आर्ट ऐसा फील्ड है ना, उसको मतलब बहुत ही डाउन लेवल पे देखा जाता है। कोई भी आर्टिस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक आर्टिस्ट ना बिल्कुल अकेला मिलेगा, उसका कोई सर्कल नहीं होता, कोई फ्रेंड्स नहीं होते, तो उसके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो वो शेयर करने की कोशिश करता है। मतलब वो अपनी भावनाओं को, अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को वो बस एक उतारता है, कैनवस पे उतारता है। मैंने आपके स्केच देखे हैं, ज़्यादातर आप ब्लैक मेरा फेवरेट। ब्लैक वाला, और जो कलर आप कलरफुल स्केच बनाती हैं। आर्ट ही सुकून है। अब वो सुकून कहीं पर भी हम मतलब करें, सुकून ही सुकून है बस, चाहे कैनवास पे करें या पेपर पे करें। अभी तक की आपकी सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी सेल हुई? एक आर्टिस्ट की जो एक पेंटिंग होती है ना, वो प्राइसलेस होती है, उसका कोई प्राइस नहीं। जिस एरिया में आप बैठती हैं तो वहाँ तरह तरह के लोग आते होंगे, तरह तरह के लोगों की रिएक्शन भी होते होंगे, कुछ Right. सपोर्टिव होते होंगे, कुछ नॉन सपोर्टिव होते होंगे, तो उसको आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? तो लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, वो उस पर मैं ध्यान ही नहीं देती। एज अ सिंगल मदर, मैं मेरे बच्चों के लिए माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। लाइफ में ना बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा होना है, बहुत अच्छे होने की शुरुआत होने वाली है। कुछ हासिल करने के लिए ना एक नॉर्मल इंसान नहीं, पागल होना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं, और अगर चाहते भी हैं, कुछ मेरे जैसे है जो स्ट्रगल करते हैं, तो हमें हमारा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर हमारे पास अगर पैसा होता है, मैं एग्जांपल खुद के ऊपर दे रही हूँ, अगर मेरे पास इतना पैसा होता है कि मैं आर्ट गैलरी में दे पाती एक दिन का 18,000, 20,000 या 10,000, तो जो मेरी पेंटिंग्स घर में रखी हुई हैं वो अपने मुकाम पे होती हैं। हर माँ बाप को अपनी बेटियों के लिए क्या करना चाहिए? तुम शादियाँ कर रहे हो, लड़कियों को विदा कर रहे हो, फिर भी वो जिंदा नहीं है, फिर भी जिंदगियाँ बर्बाद हो रही हैं लड़कियों की, तो उस दहेज के पैसे से ना अपनी बेटी के लिए बेशक 25 गज का एक घर ही लेके दे दो, तो कम से कम ना कोई भी बेटी मेरी तरह बेघर नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल रंगों को अपनी पेंटिंग्स में उतारकर खूबसूरत बना दिया। जी हाँ, एक हिम्मत वाली लड़की, एक बेहतरीन माँ, और सबसे अच्छी बात, एक बेहतरीन आर्टिस्ट। आइए स्वागत करते हैं मोहिनी शर्मा जी का। मोहिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए, आपने टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपका आर्टिस्ट बनने का सफ़र कब से शुरू हुआ? सफ़र तो मेरा बचपन से ही शुरू है, लेकिन असली दौर मेरा 2021 से शुरू हुआ है। अच्छा, 2021 में आपने एज ए इसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया। पेंटिंग्स आप करती हैं, जी आप स्केच बनाती हैं, जी। तो लोगों का रिएक्शन क्या आता है? ज़्यादातर तो मतलब अच्छा ही आता है, बाकी लोग तो हर तरह के होते हैं, बहुत सारे लोग मोटिवेट भी करते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं, बट जो मोटिवेट करते हैं उनको पॉजिटिवली लेती हूँ, और जो डीमोटिवेट करते हैं उनको अवॉइड करती हूँ। अच्छा, मिला जुला रिएक्शन आता है। हाँ, लगभग। तो ज़्यादातर जो लोग आपको अप्रोच करते हैं पेंटिंग बनाने के लिए, वो महिलाएं करती हैं या जेंट्स करते हैं? जो मतलब मोटिवेट करते हैं या मतलब मेरी हिम्मत को बढ़ाते हैं, तो सीनियर सिटीजन ज़्यादा बढ़ाते हैं, अच्छा, सीनियर सिटीजन्स आपको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करते हैं। सिंगल मदर बनना ज़्यादा मुश्किल था या आर्टिस्ट बनना? मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, दोनों ही आसान है। मैं किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटती, हार नहीं मानती, और यही मेरी पहचान है और यही मेरी हिम्मत है। तो बस मेरी हिम्मत मेरे लिए मेरा हथियार है, तो मेरे पास हारने का, डरने का, पीछे भागने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो कोई भी वक्त हो, बुरा वक्त हो या लोग हों, मुझे तोड़ नहीं सकते। सबसे बुरा दिन कौन सा था जब आपको लगा कि अब सब कुछ ख़त्म, सब वॉश आउट हो गया? ऐसा तो कभी नहीं लगा, लेकिन हाँ लाइफ में उतार चढ़ाव कई बार आए, मतलब जीरो से कई बार स्टार्ट किया, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हाँ अभी सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं एज अ आर्टिस्ट अगर सोचती हूँ तो मेरे पास कभी कुछ ख़त्म होता ही नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी इतना है कि मैं जितना बांटूंगी ना, मेरे पास कभी कम नहीं होगा। वो है
मैं खुशियाँ बांट सकती हूँ लोगों को। ज़रूरी नहीं है कि हाँ पैसे से ही कुछ देना होता है। अगर कोई इंसान है, अगर मैंने उसको एक बिना पैसे के पोर्ट्रेट भी बना के दे दिया तो सामने वाला इंसान खुश हो जाएगा, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं है, अगर मैं खुशियाँ बांट रही हूँ तो। जब आप किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं या किसी का स्केच बनाते हैं, जी। तब लोगों का रिएक्शन क्या होता है? सबके अलग अलग होते हैं, मतलब ऐसा लगता है, बहुत पूछते हैं लोग कि आपने कैसे बनाया, मतलब कौन सी ट्रिक यूज करते हो, और आप ज़्यादा देखते भी नहीं हो, और मतलब देखने से तो ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से आप बना लेते हो, लेकिन उनको थोड़ा सा एक अचंभा टाइप में होता है कि इतने कम टाइम में और इतना परफेक्ट कोई कैसे बना लेता है। एक पेंटिंग बनाने में या एक स्केच बनाने में अमूमन कितना समय लगता है? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में आप पूरा डिटेल हाँ जी, हाँ जी, वाला स्केच बना हाँ लेते जी, हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या मटेरियल यूज़ करते हैं उसको बनाने में? पेंसिल यूज़ करते हाँ, हैं? पेंसिल होती हैं, और मतलब अलग-अलग पेंसिल होती है, बाकी और भी टूल्स होते हैं जैसे कि ब्लेडिंग स्टम्प हो गया, और मोस्टली शेडिंग वगैरह के लिए टिश्यू पेपर यूज़ करती हूँ, हाइलाइट करने के लिए इरेज़र पेंसिल यूज़ करती हूँ। बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे टूल्स होते हैं जो डिटेलिंग ऐड करने के काम आते हैं। भगवान के स्केच आप बहुत बनाती हैं, हाँ जिसमें जी, शिव जी के वो स्केच फेवरेट है मेरे। आपके, मतलब मैंने बहुत देखे हैं आपकी पेंटिंग्स में रखे जी। होते हैं शिव जी जी, के जी, जी। स्केच। तो ज़्यादा आपको भगवान की पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है या एक नॉर्मल पेंटिंग जैसे बनती है? बस मैं 2 चीज़ों पे ज़्यादा काम करती हूँ। एक तो मैं शिव जी की ज़्यादा बनाती हूँ, वो शिव जी की बनाती हूँ तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो कंप्लीट नहीं होती है, हम्म। और पब्लिक को पसंद आती है तो वो अनकम्प्लीट लेके चले जाते हैं। इनकम्प्लीट भी लेके चले जाते हैं? राइट, कई बार ऐसा हुआ है। अच्छा। और बाकी जो मैं बनाती हूँ वो मैं इमेजिनेशन करके, मतलब जो मेरे थॉट्स हैं उस बेस पर बनाती हूँ। जब एक आर्टिस्ट कोई कोई पेंटिंग शुरू करता है, जी। तो क्या उसके दिमाग में पहले से ही वो पिक्चर आती है, या वो करते 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 उसकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो पूरा एक स्केच कैनवस पे उतार देता है? मोस्टली क्या होता है, देखो एक आर्टिस्ट ना बिल्कुल अकेला मिलेगा, उसका कोई सर्कल नहीं होता, कोई फ्रेंड्स नहीं होते, तो उसके माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मोमेंट होते हैं जो वो शेयर करने की कोशिश करता है, बट उसके पास एक वो लहजा नहीं होता शेयर करने के लायक। अगर वो करता भी है तो उसको शायद कोई समझ नहीं पाता है, और हो सकता है कि वो कुछ और बोलना चाहता हो, कुछ और निकल जाता हो, तरीका नहीं पता, कहने का तरीका सही नहीं होता होगा, तो मतलब वो अपनी भावनाओं को, अपने जज़्बातों को, अपने इमोशंस को वो बस एक उतारता है। कैनवस पे उतारता है। मैंने आपके स्केच देखे हैं, ज़्यादातर आप ब्लैक ब्लैक स्केच मेरा फेवरेट है। करती हैं आप। हाँ, ब्लैक वाला, और जो कलर आप कलरफुल स्केच बनाती हैं, वो भी बनाती हूँ, वो घर पे जैसे कैनवास पेंटिंग बनाती हूँ तो वो कलर वाले घर पे कलर बनाती वाले घर पे बनाती हैं, और जो वैसे बनाती हैं आप हाँ, वो ब्लैक से हूँ, बनाती वो हैं। ब्लैक करती हूँ। कभी किसी व्यक्ति ने कहा हो कि पेंटिंग करके अपने बच्चों को कैसे पालोगे आप? कभी नहीं, मतलब बहुत बार कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, इवन मेरी फैमिली ने मुझे ज़्यादा कहा है कि इतना बड़ा डिसीजन ले रही है, बच्चों को कैसे पाल पाएगी, तेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई नहीं, मैंने बच्चे भी पाल लिए और अभी खुद को भी पाल रही हूँ, बच्चों को भी पाल रही हूँ। बट अभी का क्या है कि 99.9% लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आर्ट से कितना कमा लेते आर्टिस्टिक जो फील्ड है हमारी, उसमें लोग इसको प्रोफेशन मानते ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों का ये रिएक्शन आता है, आप किसी को बोलोगे कि मैं पेंटर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, हो। फिर वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछते हैं, अरे करता क्या है? वो तो समझ में पेंटर है बिल्कुल, या आर्टिस्ट है, लेकिन बिल्कुल। करता क्या है? जैसे एक हर चीज़ को एक प्रोफेशनल लेवल पे देखा जाता है, अभी जैसे क्रिकेट हो गया, जी। उसको प्रोफेशनल लेवल पे देखेंगे, स्पोर्ट्स हो गया, उसको भी हम प्रोफेशनल लेवल पे देखेंगे, लेकिन एक आर्ट ऐसा फील्ड है ना, उसको मतलब बहुत ही डाउन लेवल पे देखा जाता है। कोई भी आर्टिस्ट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो लोगों का मिला जुला रिएक्शन आता है आपके पास कि भाई बच्चों को कैसे पालोगे, घर का खर्चा कैसे चलाओगे? हाँ, नहीं ये चीज़ तो मेरी फैमिली की साइड से थी। बाकी हाँ, मतलब अब जैसे कि रैंडमली लोग जाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं जानने वाले भी, जैसे कि अभी मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, तो कोई भी कमेंट करके पूछने लगता है, दीदी आप इससे कितना कमा लेते हो? अभी जैसे सीपी में ही मैं लगाती हूँ, अभी जैसे आस-पास के लोग होते हैं शोरूम वगैरह-वगैरह के, वो भी पूछते हैं इससे कितना कमा लेते होगे? बहुत से लोग आर्टिस्ट लोग भी मुझसे पूछते हैं कि पर डे का कितना कमा लेते हो। जो इंस्टा पे जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया हुआ है, जो भी आर्टिस्ट हैं, तो उनका भी मोस्टली यही कमेंट रहता है कि दी आप आर्ट से कितना अर्न कर लेते हो।
सभी को मेरा बस एक ही रिस्पॉन्स रहता है कि भाई इतना कर लेते हो जिससे मेरा घर चल सके। अभी तक की आपकी सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी सेल हुई? एक आर्टिस्ट की जो एक पेंटिंग होती है ना, वो प्राइजलेस होती है, उसका कोई प्राइज नहीं बिल्कुल होता। सही बात है। ठीक है। और मुझे लगता है कि जो मेरी पेंटिंग्स हैं ना, वो मुझे पता है कि मैंने अपने आप को ना पूरा इन्वॉल्व कर दिया है, मेरी पेंटिंग्स में झोंक दिया है खुद को। तो मेरी पेंटिंग्स देखने के बाद मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो मतलब अभी तक मेरी पेंटिंग्स को मैं उनकी जगह पहुंचा नहीं पाई हूँ। जो मेरी बेस्ट पेंटिंग्स हैं वो अभी मेरी घर पे ही रखी हुई हैं। अच्छा। तो जब जो उनकी जगह है वो अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी, तब उनका प्राइज़ उन्हें मिल जाएगा। और बस मेरी कोशिश यही है कि जो मेरा आर्ट वर्क है, जो मेरी पेंटिंग्स हैं, मैं उनको उनके ठिकाने तक, उनकी मंजिल तक, उनका जो जगह है, बस वहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ। जिस प्रीमाइसेस में आप बैठती हैं सीपी में, हम्म। और जिस एरिया में आप बैठती हैं, तो वहाँ तरह तरह के लोग आते होंगे, तरह तरह के लोगों की रिएक्शन भी होते होंगे, कुछ राइट। सपोर्टिव होते होंगे, कुछ नॉन सपोर्टिव होते होंगे, तो उसको आप कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैं सच कहूँ तो मैं खुद का बता रही हूँ, बाकी तो मुझे किसी का नहीं पता। मतलब एज अ सिंगल मदर, मैं मेरे बच्चों के लिए माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। मैं जब तक घर पे रहती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनकी देख रेख करती हूँ, तब तक माँ हूँ। और जब घर से बाहर निकलती हूँ तो अपने अंदर की औरत को मैं घर के अंदर ताले में बंद करके जाती हूँ। बाहर अपने बच्चों का बाप बन के निकलती हूँ। तो लोग क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, वो उस पर मैं ध्यान ही नहीं देती। ये वैसे तो महिलाएं बहुत दिलेर और बहुत हिम्मत वाली होती हैं, और ये भगवान ने उनको एक एक नियामत दे रखी है, बिल्कुल। क्योंकि अगर एक औरत एक सौम्य है तो वो दुर्गा का रूप भी है, राइट। अगर एक औरत एक ममतामयी माँ है तो वो रानी लक्ष्मीबाई भी है। बिल्कुल। बुरे वक्त की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? सच कहूँ तो बुरा वक्त एक हथियार होता है इंसान के लिए। जब आता है ना तो बुरा तो बहुत लगता है, तकलीफ भी बहुत होती है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बट अगर देखा जाए ना तो उस टाइम ना हमें परखा जाता है। ऊपर वाला पहले हमारे लिए ना सारी चीज़ें प्लान करता है, क्योंकि किसी चीज़ को भरने से पहले ना वो उस चीज़ को खाली किया जाता है। अगर लाइफ में ना बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, तो मतलब बहुत अच्छा होना है, बहुत अच्छे होने की शुरुआत होने वाली है, मेरा ये मानना है। तो मतलब बुरा वक्त जो है ना एक हथियार की तरह है, जब आया है ना लाइफ में तो आपको कुछ बनाकर ही जाएगा। लेकिन मोहिनी जी, ऐसे कितने लोग हैं जो रोज़ मेहनत करते हैं, जो रोज़ फेल होते हैं, और रोज़ वो प्रयास करते हैं सफल होने का, लेकिन वो असफल होते हैं। हाँ, मेरा मानना ये है कि देखो, अगर बीच में हिम्मत हार गए, हार मान ली, तो कुछ नहीं हो सकता। बस लगे रहो, कंटिन्यू, बस जिद होनी चाहिए। कुछ हासिल करने के लिए ना एक नॉर्मल इंसान नहीं, पागल होना पड़ता है। तो अंदर का जो पागलपन है ना, अगर सच में अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए या कुछ बड़ा हासिल करना है, तो उसके लिए बस पागलपन की सारी हद पार कर देनी चाहिए। अगर आप एक आर्टिस्ट नहीं होती तो आप क्या होती? मैं नॉर्मल हाउस वाइफ होती। गृहस्थी चला रही होती, बच्चे तो खैर आज भी आप बहुत अच्छे से पाल रही हैं और बिल्कुल। बहुत अच्छी परवरिश कर रही हैं। एआई के ज़माने में आप एक आर्टिस्ट के फ्यूचर को कैसे देखती हैं? जिसके पास पैसा है ना, फ्यूचर भी उसी के पास है। क्योंकि कुछ लोग एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, स्ट्रगल करना नहीं चाहते हैं, और अगर चाहते भी हैं, कुछ मेरे जैसे है जो स्ट्रगल करते हैं, तो हमें हमारा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर हाँ, हमारे पास अगर पैसा होता है, मैं एग्जांपल खुद के ऊपर दे रही हूँ, अगर मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं आर्ट गैलरी में दे पाती एक दिन का 18,000, 20,000 या 10,000, तो जो मेरी पेंटिंग्स घर में रखी हुई हैं वो अपने मुकाम पे होती। तो जिसके पास पैसा है उसके पास प्लेटफॉर्म है। जब आप कोई पेंटिंग स्टार्ट करती हैं तो आप अपनी फीलिंग्स को कैसे आप कैनवस पे उतारती हैं आप? आर्टिस्ट का ना एक अलग ही वो होता है, मतलब उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जब तक हम नॉर्मल फैमिली में या कैसे भी है, तब तक तो हम उनके साथ कनेक्ट हैं। लेकिन जब हम अपनी आर्ट के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो हमें दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। बस हम, हमारी आर्ट और हमारे विचार, यही चीज़ें चलती हैं। तो ज़्यादातर फैमिली में ऐसा होता है कि जो कोई भी बच्चा है, मतलब
उसके अंदर है, क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव है या टैलेंटेड है, तो देखा होगा कि उस बच्चे को ना कोई समझेगा नहीं, वो बहुत अकेला रहेगा, खोया खोया रहेगा। तो बस वो अपनी दुनिया में खोया रहता है, क्योंकि वो बाहर की दुनिया के लोगों से ना कनेक्ट नहीं हो पाता। तो मेरा भी ऐसे ही है, स्टार्टिंग से मैं ईजिली कनेक्ट नहीं हो पाती हूँ। तो जब कोई पेंटिंग बनाने का थॉट आपके माइंड में आता है, हम्म। जब पहला स्ट्रोक आप लगाते हैं, तो क्या पूरी पेंटिंग आपके दिमाग में होती है, या सिर्फ स्ट्रोक लगने तक फिर वो पूरी इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ जाती है सारी की सारी? नहीं, वो पहले जो पूरा एक बेस होता है, जो रेडी होती है ना, पूरी बनी बनाई तस्वीर हमारे यहाँ होती है। हमें बस शुरुआत करनी होती है, पहले बेस रेडी किया, अभी फिर साथ साथ में मतलब मन में विचार आते जाते हैं, हम इसको और परफेक्ट बनाएंगे, इसको और परफेक्ट बनाएंगे, हम इसको यहाँ से ऐसे करेंगे तो ये और परफेक्ट बनेगी, यहाँ से करेंगे तो और परफेक्ट बनेगी। फिर वो पूरे परफेक्शन के साथ जब बाहर आती है बन के, तो देखने वाली होती है। आपकी नज़र में स्ट्रॉन्ग वुमेन किसे कहते हैं? इंडिपेंडेंट, जो मुझे नहीं लगता कि मतलब जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स के पास, या अगर मैरिड है तो हस्बैंड के आगे छोटी छोटी चीज़ों के लिए हाथ फैला रही है, या अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी का सहारा ले रही है, तो वो बहुत कमज़ोर है। मतलब अगर अपनी ज़रूरतें खुद से पूरी कर रही हो तो मेरा मानना है वो स्ट्रांग है। अभी क्या है, मैं खुद देखती हूँ सीपी में, मतलब मोस्टली क्या होता है लड़कियों का कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मतलब ना जॉब करेंगी, मतलब बाहर जाना, काम करना लड़कियों को मोस्टली पसंद नहीं है। मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहती, थोड़ा गंभीर मुद्दा हो जाएगा, लेकिन मैं ये बोलूँगी क्योंकि कुछ लड़कियों की वजह से ना बहुत सी लड़कियों की इमेज ख़राब होती है। तो वो लड़कियाँ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लड़कों का फ़ायदा उठाती हैं, लड़कों को यूज करती हैं। एंड उसमें मोस्टली क्या होता है, जो मैरिड होते हैं ना उनको ज़्यादा यूज करती हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेटल होते हैं और हर चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं, उनके पास घर, गाड़ी, बंगला सब होता है। तो ये लड़कियों का ट्रेंड है, वो मतलब ऐसे लोगों को देखती हैं कि जो लाइफ में ऑलरेडी पूरी तरह से सेटल है, उसी को देखेंगी। बाकी बहुत गंदा माहौल है। तो मुझे लगता नहीं है कि लड़कियों का जो होना चाहिए, मतलब लड़कियों की जो सोच होनी चाहिए अपने पैरों पे खड़ी होने की, तो लड़कियों की वो सोच ना कहीं मर चुकी है। लड़कियां ज़्यादातर, मैंने यही दिल्ली के अंदर यही देखा है कि लड़कियों के अंदर 50%, सबको तो नहीं कहूँगी कि सब में मैं भी आती हूँ, और भी न जाने पता नहीं जो कामयाब हैं वो भी आती हैं। तो हाँ, कुछ 30-40% लड़कियां ऐसी हैं जो नहीं सोचते कि मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। उनकी सोच ये रहती है कि बस मैं शॉर्टकट अपनाऊं और कामयाब हो जाऊं या अपनी ज़रूरतें पूरी कर लूं, बस ऐसा रहता है। हर माँ बाप को अपनी बेटियों के लिए क्या करना चाहिए? पेरेंट्स जो होते हैं ना, अभी मैं मेरे यहाँ का बताती हूँ, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पे ना पेरेंट्स का जो पर्पज़ रहता है ना, वो बस ये रहता है कि बेटियों को पढ़ा दो और अच्छे लेवल की स्टडी करा दो और शादी कर दो। और शादी में भी मतलब वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ, मतलब हमें अपनी बेटी को उसके पैरों पे खड़ा कराना चाहिए या उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके सपने पूरे करने चाहिए। तो उनका वो पर्पज़ नहीं रहता है। उनका ये रहता है, बेटी को पढ़ाया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, शादी कर दो। और जब तक सरकारी नौकरी वाला लड़का नहीं मिलेगा ना, तब तक वो शादी नहीं करेंगे। ठीक है, उनको चाहिए सरकारी नौकरी वाला। अपनी लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी है, तो बस मेरा ना हर पेरेंट्स से बस यही है कि सरकारी नौकरी वाला लड़का मत देखो। अपनी बेटी को जब पढ़ा रहे हो ना, तो उसी की नौकरी लगाओ। और शादी में इतना इतना दहेज दे के तुम शादियां कर रहे हो, लड़कियों को विदा कर रहे हो, फिर भी वो जिंदा नहीं है, फिर भी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं लड़कियों की। तो उस दहेज के पैसे से ना अपनी बेटी के लिए बेशक 25 गज का एक घर ही लेके दे दो, तो कम से कम ना कोई भी बेटी मेरी तरह बेघर नहीं होगी। यही बोलना चाहती हूँ। मैं जान सकता हूँ, अगर आप बताना चाहें कि हाँ, आपकी बिल्कुल। लाइफ में क्या ऐसा चेंज आया कि आपको ये हार्ड डिसीजन लेना पड़ा कि आप अलग हो गए? हाँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ भी ठीक नहीं था। मतलब मैं उसको अच्छी नहीं लगती थी, अब मैं कैसे भी कह सकते हैं। फिर बेटियां हुई, उसकी फैमिली को बेटियां बेटियां बेटियां, तो फिर उसका बाहर अफेयर था। बाद में पता चला कि उसने मेरी और मेरी दोनों बेटियों की मर्डर की पूरी प्लानिंग कर रखी है।
अरे बाप रे। ऐसा पता चला। तो मैंने उसको ये एहसास नहीं होने दिया कि मुझे ये चीज़ें पता चल चुकी हैं। हम्म। फिर उस दौरान में मैंने अपने पेरेंट्स को बैक टू बैक कॉल भी किया, मैं इस प्रॉब्लम में हूँ। लेकिन मेरी फैमिली शादी में बिज़ी थी, मेरी बुआ के बेटे की शादी थी। तो हमारे यहाँ भात देने का एक जी। शादी में भात देने की एक रस्म होती है। हम्म। तो मेरे पापा, मेरी फैमिली सब उसी रस्म में बिज़ी थे। तो मैं बैक टू बैक कॉल कर रही हूँ मेरी फैमिली को, तो बात नहीं हो पाई। फिर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं खुद मर जाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक माँ अपनी आँखों के सामने अपने बच्चों को मरता नहीं देख सकती। तो मुझे बस मेरे बच्चों को ज़िंदा रखना था। तो कुछ भी नहीं था, मतलब सब कुछ छोड़ के अपने बच्चों को लेके, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, कुछ भी नहीं था, बस बच्चों को लेके निकल गई। फिर उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को भी कॉल किया। मैंने बोला भई ये चीज़ें हुई हैं, मतलब हो रही हैं, मैं अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये डिसीज़न लिया है। मेरी फैमिली ने मतलब उल्टा मेरे को बहुत बोला, बहुत सुनाया। 2-3 साल तक मेरी फैमिली ने मुझे कॉन्टैक्ट भी नहीं किया था। अच्छा। मतलब वो टाइम मेरे लिए बहुत पेनफुल था, लेकिन हाँ, टूटी नहीं मैं, मैंने खुद को टूटने नहीं दिया, मैं हमेशा खुद के साथ खड़ी रही हूँ। अगर शायद मैं खुद के साथ नहीं होती तो मैंने खुद को खो दिया होता। फिर कोई नहीं, मुझे पता था कि मैं सही हूँ, अगर मैं सही हूँ ना तो सबको समझ आएगा। और मैं सही थी, समझ आया फैमिली को। फिर उसके जो अफेयर वगैरह थे, धीरे धीरे करके वो मैंने सारे एविडेंस इकट्ठे करना स्टार्ट किया। मैंने कोर्ट में भी मतलब केस वगैरह डाला था। तो पैसे वैसे के दम पे वो अपना, क्योंकि उसके पास पैसा भी था और फैमिली भी सपोर्ट में थी। अब उस टाइम मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, मेरी तो फैमिली भी सपोर्ट में नहीं, और उस टाइम मेरे पास पैसा भी नहीं था और 2 बच्चे, फिर उनको पालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैं कोर्ट के चक्कर लगाऊँ या बच्चों को पालूँ, 1 साल तक फिर भी मैंने चक्कर लगाए, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बस यही सोचा कि जो टाइम मैं कोर्ट में लगा रही हूँ आने-जाने में, और जो किराया लगा रही हूँ आने-जाने में, वो टाइम और वो पैसा मैं बच्चों की परवरिश में लगाऊँगी तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर छोड़ दिया उसको, फिर तभी से बस अपना सफ़र चालू है। आज फैमिली का क्या? फैमिली का ये है, आना-जाना होता है, बात भी होती है, लेकिन मतलब एक जो इमोशनल बॉन्ड होता है ना, वो ख़त्म है। हाँ, उनकी तरफ से होगा बट मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि जब मुझे नीड थी, मतलब इमोशनली, मेंटली मुझे सपोर्ट चाहिए था, तब सबने मुझे अकेला छोड़ा था। तो मैंने खुद को सँभाला, तो बस मैं खुद के साथ कनेक्ट हूँ और किसी के साथ नहीं। ठीक है, आना-जाना होता है, बात भी होती है, लेकिन जैसा होना चाहिए मतलब वैसे नहीं है। जब आपको लगा कि फैमिली भी सपोर्ट में नहीं खड़ी मेरे, हुँ, हुँ, पति से मैं सेपरेट हो गई हूँ, सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, हुँ। तो पहला थॉट क्या आया था आपके दिमाग में? पहला तो यही था कि हाँ, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, कोई सपोर्ट में नहीं है, दूर-दूर तक ना कोई रास्ता नज़र आ रहा था, ना कोई अपना नज़र आ रहा था, पूरी दुनिया मतलब खाली लग रही थी। लेकिन बस मन में एक ही विचार आया था, मेरी आर्ट है, ऊपर वाले ने एक रास्ता खोल के रखा है, अब इसी पे चलना है। तो दुनिया वाले कितने भी रास्ते बंद कर दें और उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस चलने के लिए ना भगवान एक रास्ता ज़रूर खोल के रखता है हमारे लिए, और अगर हम उस पे चल रहे हैं ना कंटिन्यू, तो हमें इतना मिलता है जो हमने सोचा भी नहीं होता है। तो बस उसी रास्ते पे चलते रहो, और उसी रास्ते को बोलते हैं कामयाबी का सफ़र। मतलब आपने अपने आर्ट को ही अपना हथियार बना लिया। बिल्कुल। आपकी नज़र में सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? सक्सेस के लिए ना 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली तो है रिस्क। अगर आप में रिस्क लेने की हिम्मत है ना, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि आप ना, जब आप रिस्क लेना सीख जाते हैं और रिस्क लेने से नहीं डरते ना, तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। जब आप रिस्क लोगे तो आपके अंदर ये रहेगा कि आपके अंदर से ना डर ख़त्म हो जाएगा, चीज़ों को खोने का डर ख़त्म हो जाएगा। रिस्क लेना डर को ख़त्म करना होता है, ठीक है। और दूसरा है खुद पे भरोसा करना। मैं हूँ, मेरे को पता है मैं ये चीज़ कर लूँगी और मैं करूँगी। लाइफ मेरी है, सपने मेरे हैं, तो मुझी को पूरे करने हैं, कोई बाहर का नहीं आएगा।
कोई दूसरा नहीं आएगा, परिवार से कोई नहीं आएगा। जब ज़िंदगी मेरी है, ऊपर वाले ने मुझे भेजा है, सपने दिखाए हैं और सपने मैंने देखे हैं, मैं ही पूरा करूँगी। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितनी भी कोशिश करनी पड़े, पूरी ज़िंदगी लगानी पड़े, लगाऊंगी, लेकिन सपने पूरे करूंगी। और तीसरा यह है कि बस डिसिप्लिन। अगर आप किसी चीज़ को शुरू कर रहे हो, कंटिन्यू करो, छोड़ना नहीं है, क्योंकि सफलता ना ऐसे नहीं मिलती। सफलता पाने के लिए ना जिद्दी होना पड़ता है, पागल बनना पड़ता है। अगर आप में वो पागलपन नहीं है, वो जिद्दीपन नहीं है, आप डेली वो चीज़ें नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं फिर सफलता नहीं मिलेगी, वो छूट जाएगी, पीछे छूट जाएगी। बिल्कुल। लाइफ का सबसे बड़ा सबक? मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि मतलब आप ना लाइफ में कितने भी अकेले हो जाओ, या मतलब कितना भी बुरा वक्त आ जाए, कुछ भी हो जाए, अपनों के आगे हाथ ना फैलाएं। कभी भी कितना भी मतलब कुछ भी हो, बुरे से बुरा वक्त आ जाए, मरने जैसी सिचुएशन आ जाए ना, बस अपनों से दूर रहें। क्योंकि अपने जो होते हैं ना, वो कहीं का नहीं छोड़ते। मरना तो बहुत दूर की बात है, वो जीने लायक नहीं छोड़ते। तो अपनों में तो खैर सारे ही रिश्ते आते हैं, और मैं सारे रिश्तों के लिए ही बोल रही हूँ कि अकेले में बुरा वक्त है, ठीक है, थोड़ा तकलीफ़ होगी, आंसू आएंगे, रोना आएगा, चिल्लाया जाएगा, अकेले में अकेले बैठ के रो लो, खुद को थप्पड़ मार लो, रोना आ रहा है तो, लेकिन अपनों के आगे हाथ मत फैलाओ। सबसे बड़ा सबक यही है, क्योंकि अपने वहाँ पे साथ छोड़ते हैं ना, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं के साथ की होती है। तो बस अपनों पे उम्मीद करना, उन पे भरोसा करना, या उनके आगे हाथ फैलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो मोहिनी जी, आपको एज ए सिंगल मदर बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, जी। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें जो आपको चुभता हो या टीस हो उसकी, कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ हो? बहुत बार लोगों का ये रहता है ना, वो सहानुभूति दिखाते हैं। अब सहानुभूति दिखाते 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 उनका पर्पस ये रहता है कि मैं उनके साथ अटैच हो जाऊं। ठीक है, अभी मतलब बहुत गंदी मानसिकता के लोग होते हैं, तो मैंने ये चीज़ बहुत फेस की है कि लोग ये सोचते हैं कि ये खुला खजाना है, बस इसको लूट लो, ये चीज़ होती है। लेकिन हाँ, अपने आप में अगर हम सही है ना, तो मजाल नहीं है कि कोई हाथ भी लगा दे, आंख भी उठा दे। तो बहुत गंदी सोच के भी लोग होते हैं। एक महिला के तौर पे इस तरह की जो चैलेंजेस आते हैं वो मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा रहते हैं महिलाओं। हाँ, ये चीज़ बहुत फेस करनी पड़ती है। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि इन चीज़ों से जो लड़की हो या औरत हो, जो लड़की या औरत इन चीज़ों से बच गई, वो तो बच गई। लेकिन हमारा जो समाज है ना, वो पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है? तो उस प्रधानता के सामने कई बार ना लड़कियों को ना अपने आप को समर्पित कर देना ही पड़ता है। तो इसी कारण बहुत सी लड़कियां गलत रास्ते अपना लेती हैं, खासकर सिंगल मदर। कहाँ तक वो अपने आप को बचा के रखेंगे इस समाज से, दुनिया की गंदी नज़रों से, गंदी सोच से। ना चाहते हुए भी उस दलदल में उनको कूदना पड़ता है। लड़कियां गलत नहीं होती हैं बहुत जगह, लेकिन उनकी परिस्थितियों को ऐसा ना कर दिया जाता है कि उनको ना चाहते हुए भी गलत रास्ता अपनाना पड़ता है। क्योंकि अगर कोई सिंगल मदर है या कोई अकेली लड़की सरवाइव कर रही है, ठीक है, तो उसका पीछा करना, या अभी मैं बता रही हूँ, अभी मेरे विजिटिंग कार्ड होते हैं, कोई भी आर्ट से रिलेटेड, कि कितने का है, कैसे है, बहुत से लोग कार्ड लेके जाते हैं, मेरे को कॉल मैसेज विदाउट एनी रीज़न करने लग जाते हैं। अभी पता तो चलता है कि सामने वाले की इंटेंशन क्या है। अगर हाँ आर्ट से रिलेटेड अगर है तो ठीक है, अगर हाँ मुझे लगता है कि इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, ऑन द स्पॉट ब्लॉक। तो बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि हाँ कार्ड ले जाते हैं, कॉल करके परेशान करते हैं, मैसेज करके परेशान करते हैं, तो फिर उनको हैंडल करना खुद ही सीखना पड़ता है। ज़्यादा अच्छा पेंटिंग करना आपको कैनवस पे लगता है या आपको पेपर पे लगता है? वो तो चाहे कैनवास हो या पेपर हो, बस ये सुकून दोनों में ही मिलता है। मतलब आर्ट ही सुकून है। अब वो सुकून कहीं पर भी हम मतलब करें, सुकून ही सुकून है बस, चाहे कैनवास पे करें या पेपर पे करें। आपकी सबसे फेवरेट पेंटिंग कौन सी? मेरी सबसे फेवरेट पेंटिंग है
ड्रीम जो मैंने खुद ने बनाई थी। एक्चुअली उस टाइम बहुत छोटी सी थी मैं, शायद 6-7 साल की रही होंगी। तो हमारे खेत होते थे, खेतों में बटरफ्लाई उड़ती थी, तो मैं उनके पीछे पीछे भागती थी। कोई सहेली नहीं थी, कोई मतलब बहन थी, बहन से भी इतना मतलब मेरा बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो बस तितलियों के पीछे भागना, और जो मैं करना चाहती थी जैसे पेंटिंग्स बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ना शीट होती थी, ना पेंसिल होती थी, कुछ भी नहीं होता था। और तो उस टाइम कोयला होता है, लकड़ी का कोयला, उससे बनाती थी मैं दीवारों पर, ज़मीन पर। तो मम्मी बहुत डांटती थी। तो बस एक वो वाली मेमोरी माइंड में रख कर मैंने एक अपनी पेंटिंग को बनाया था कि उसमें एक लड़की है, तो बस वो उड़ना चाहती है बटरफ्लाई की तरह, लेकिन वो उड़ नहीं पाती है क्योंकि रिश्तों की जंजीरों ने उसको बहुत गंदे तरीके से जकड़ा होता है। ख्वाब देखती है कि काश मैं परिंदा होती तो मैं उड़ जाती। आपकी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा या सेल्फ रिस्पेक्ट? सबसे ज़्यादा तो पैसा ज़रूरी है। जब पैसा आए ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों ही मिल जाएंगे। तो पैसा कमाने पे फोकस होना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट कई बार ऐसा होता है ना कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ भी दिखानी पड़ती है, और जहाँ नहीं होती है वहाँ भी दिखानी पड़ती है। लेकिन पैसा ऐसी चीज़ है ना कि उसकी तो हर जगह ही ज़रूरत होती है। मेरा मानना है कि पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यार की क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में? प्यार तो शायद बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये बहुत ज़्यादा। अगर इंसान करता है, अगर किसी से सच्चा वाला करता है, तो वो ना खुद जी पाता है और ना दूसरे को जीने देता है। क्योंकि अगर टाइम पास वाला होता है तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे, कहीं पे भी जाए, राइट। अगर है सच्चा वाला है या मतलब सीरियस है सामने वाले को लेके, तो वो खुद भी नहीं जिएगा और सामने वाले को भी नहीं जीने देगा। अपनी दोनों बेटियों के बारे में आपने जिक्र किया। जी। अपनी दोनों बेटियों को आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप मैसेज देना चाहती हैं? हाँ, मैं मेरी बेटियों को बस इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊंगी कि आगे चल के उनको अपनी माँ की मतलब मिसाल देनी पड़े, और सबको बोलें कि हम हमारी माँ की तरह स्ट्रॉन्ग हैं। और मेरी छोटी बेटी है, वो भी मतलब आर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, और वो मुझसे भी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाती है, और वो भी इमेजिन करके ही बनाती है। तो मैं मेरी बेटियों के लिए बस मिसाल बनना चाहती हूँ। मेरी बेटियों के लिए भी, और बाकी जितनी भी लड़कियाँ हैं, जितनी भी लड़कियाँ मतलब अपने सपनों को छोड़ के, अपने सपनों को मार के शादी करके बैठी हैं या घर में कैद हुई पड़ी हैं, तो बस मैं ऐसी लड़कियों के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ कि मुझसे उनको थोड़ा देखकर उनके अंदर हौसला आए, हिम्मत आए कि जब मैं एक सिंगल मदर होकर अपनी छोटी-छोटी 2 बच्चियों को लेकर जब मैं अपने सपने के लिए लड़ सकती हूँ, अपने सपने को पूरा कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। चलिए मोहिनी जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं, जी, बिल्कुल, और धन्यवाद। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप कला के क्षेत्र में और हर एक क्षेत्र में जिसमें आप जाना चाहें, जी, उसमें आप खूब बुलंदियां छुएं, ऊंचाइयां छुएं। बिल्कुल धन्यवाद। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, और हम आगे भी मिलते रहेंगे आपसे, बिल्कुल, बिल्कुल। और आपसे आपकी जर्नी के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। जी। आज आप आए पॉडकास्ट में, आपने अपनी इतनी प्यारी जर्नी, इतनी संघर्षपूर्ण जर्नी के बारे में हमसे बातचीत की। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जी, बहुत बहुत आपका भी। धन्यवाद। धन्यवाद। जो आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया आने के लिए, तो उसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद करती हूँ दिल से। थैंक यू मोहिनी जी, थैंक यू सो मच। जी।